Allow silence. खामोशी की इजाज़त देना. Silence in a conversation can be positive. Allow natural silence to occur when talking with a client or colleague. They have time to speak or respond. आप जब बात करते हो तो आपने अपनी बात को मुकम्मल करना होता है. वो डब्ल्यू फैमिली के साथ आप करते हैं. आप जब फ़ोन के ऊपर किसी को ऑर्डर करें, जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं या फूड पैंडा को कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं, और जब वो अपना ऑर्डर मुकम्मल हो जाता है वो आपसे कहते हैं कि जनाब आपने यही ऑर्डर किया था. और ये सब वो क्यों पूछ रहे होते हैं? आस्क फॉर क्लैरिटी. हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम लोग इंटीग्रेटेड स्किल्स पे काम करेंगे. इंटीग्रेटेड स्किल्स का मतलब ये है कि जो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर चारों स्किल्स हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों के ऊपर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे. कैसे हम उसको कर सकते हैं? अब देखिए, सिर्फ समझाने की गरज से मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग. आप सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर लिसनिंग. तो यहाँ पर स्पीकिंग और लिसनिंग दो स्किल्स आ गए सामने. इसी तरह मैंने आज आपको हैंड आउट दिया है जिसमें मैंने 21 आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की टेक्निक्स बताई हैं, जिसके ऊपर हम एक्सप्लोर जिसको हम करेंगे. अब ये जो 21 इफ़ेक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि पहली टेक्निक पढ़िए. तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो कौन से स्किल इन्वॉल्व होगी? रीडिंग की. और जिस घड़ी आपने पढ़ लिया, मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपने पढ़ लिया, अब इसी पढ़ी हुई टेक्निक को आप एक ख़त लिखें अपने किसी दोस्त को, अपने बहन भाई को, और उस ख़त में आप उसे सिर्फ ये जो टेक्निक नंबर 1 है इसके मुतालिक उसे लिख डालिए कि ये देखिए कि इस ज़रिए से तुम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हो. ये एक तरीका है कम्युनिकेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव बनाने का. तो फिर उसमें कौन सी स्किल इन्वॉल्व हो जाएगी? और जब आपका वो दोस्त उसे पढ़ेगा तो कौन सी स्किल इन्वॉल्व होगी? और फिर पढ़ी हुई स्किल को वो तीसरे शख्स को जाकर बताना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगी? स्पीकिंग. और वो जो सुन रहा होगा उसकी कौन सी स्किल होगी? थोड़ी बात समझ आ रही है? तो आज हमने इस हैंडआउट की मदद से इन सारी स्किल्स के ऊपर काम करने की कोशिश करनी है. और जैसा कि मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप लोग आपस में सिर्फ एक ही ज़बान बोलेंगे, और वो ज़बान कौन सी है? दैट्स वंडरफुल, माशाल्लाह. एम आई क्लियर? तो अब हम इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो पहला पॉइंट है उसको ज़रा पढ़िएगा प्लीज़. होप यू हैव रेड इट. अब व्हाटएवर यू हैव रेड सो फार, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ शेयर इट विद द फेलो सिटिंग नेक्स्ट टू यू. शेयर इट विद द फेलो सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बट इन इंग्लिश. कम ऑन, इसको शेयर इट विद द फेलो सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बट इन इंग्लिश. कम ऑन प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. नाउ चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसनिंग के हवाले से, तो पहला पॉइंट आप क्या कि लिसन केयरफुली. लिसन केयरफुली. अब लिसन केयरफुली का मतलब ये होता है कि अब किसी को भी ऐसे सुने कि सुनाने वाले को लगे कि मुझे सुना जा रहा है. किसी को भी इतनी अटेंशन के साथ, इतनी एहतियात के साथ, इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ, एहतराम के साथ कि उसे लगे कि उसे सुना जा रहा है. और आधी से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं अगर सही सुनने वाले मिल जाएं. सारी दुनिया सुनाने को फिर रही है और सुनने वाला कोई नहीं है. और अगर कोई सुनता है तो वो क्या सुनता है कि बस नहीं सुनता है. आपका एहसास ये है कि आप तवज्जो से, ध्यान से सुने. तो अब आप अगली एक्टिविटी जो करेंगे, पूरे 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर नींद आ जाएगी, 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करेंगे और आप कोई ऐसा बंदा जहन में लाएंगे जिसने आपको आखिरी दफ़ा बड़ा अच्छा सुना था. इमेजिन करें. 30 सेकंड. क्लोज योर आइज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओपन प्लीज़. अगर बता सकें, कोई बताने वाला था जिसने सुना था, तो ज़रा साथ वाले को बताइए. शेयर इट विद द फेलो सिटिंग नेक्स्ट टू यू कि व्हाट वर योर फीलिंग्स व्हेन दैट पर्सन वाज लिसनिंग टू यू. कम ऑन प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ, अब आप साथ वाले को कोई ऐसे शख्स की कहानी सुनाए जिसको आपने ध्यान से सुना हो. कम ऑन प्लीज़. जिसको आपने सुना हो. कम ऑन प्लीज़.
Stop, please. Thank you very much. Thank you very much. Well, this called activity-based learning. You know, you're part of the game. तो once you're part of the game means उसका मतलब क्या होगा कि जो हो रहा है आप उसका हिस्सा हैं. अब एक लम्हे को वापस जाके इसको ज़रा देखते हैं इन चीज़ों को, कितनी स्किल्स इसमें इन्वॉल्व थी, कितने प्रोसेस थे पिछले 5-7 मिनट की एक्टिविटी में. You read it. You read it. You understood it. You explained it. ठीक है. मैं अगर आपको ये सफ़ा पकड़ा दूँ और कहूँ इसे पढ़ के ले आइएगा, काहे को और क्यों पढ़ेंगे आप? है? तो my job is to give you a chance and your job is to avail it off. That's the only thing. कि आपको मौका फराहम कर दिया जाए और आप उससे इस्तेफादा करें, आप उससे फ़ायदा उठाएं. That's the only thing that one has to understand. And this is what you have to understand too. तो मैंने आपको बताया कि जनाब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे अहम बात होती है सुनना. एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग केयरफुली. तो आपने जब लिसनिंग केयरफुली की हमने बात की, पहले आपको पढ़ने को दिया ताकि इन्फॉर्मेशन मिले, और जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं चाहता था कि इन्फॉर्मेशन आपको अगर समझ आई है तो साथ वाले के साथ उसे शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं नॉलेज को तो वो आपके साथ रह जाता है. और जिस घड़ी आपने शेयर किया होगा, हो सकता है आपने एक बात शेयर की हो, सामने वाले ने कहा ये वाली बात भी इसमें थी, तो जो आपको समझ नहीं है वो शायद साथ वाले से समझ आ जाए. बात पहुंच रही है ना? और चूंकि मेथड्स का मैं मेथड्स के ऊपर यकीन रखता हूं तो मैं मेथड ही लगा रहा होता हूं आप लोगों के साथ, और आपको ज़रा इन्वॉल्व करना मकसद होता है. जिस घड़ी आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे उसके फ़ौरन बाद मैंने क्या कहा, आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने कहा साहब अब क्यों कीजिए, रीड कर लिया, रीडिंग के बाद स्पीकिंग हो गई, स्पीकिंग के साथ लिसनिंग हो गई. अब ज़रा हम यूँ करते हैं, थॉट प्रोसेस को किसी और तर्ज पर देखते हैं. फिर मैंने आपको दावत दी कि आप लम्हा भर को 30 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए किसी ऐसे शख्स को जिसने आपको सुना था ध्यान के साथ. और जब आंखें बंद करके आप उन्हें याद कर रहे थे तो आपकी शक्लें बता रही थी वो कौन थे. जब जिस घड़ी उसके ऊपर बात मुकम्मल हुई, फिर मैंने आपसे कहा कि अब आपने आंखें बंद नहीं करनी, खुली आंखों से देखना कि आपने कब किसको सुना था. तो थॉट प्रोसेस भी इन्वॉल्व हुआ, रीडिंग भी आई, लिसनिंग भी आई, स्पीकिंग भी आई. और अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? राइटिंग की तरफ. और राइटिंग में आपने क्या करना है, आपने इस प्रोसेस में आपकी फीलिंग्स क्या थी. आप अपनी नोटबुक निकालिए प्लीज़, मैं फिर आपको बताता हूँ. सिर्फ नोटबुक निकालिए, इंस्ट्रक्शन 1 है. 1 वर्ड आपने लिखना है जब मैं आपको पूछूंगा. नोटबुक है आपके सामने. What are you feeling at the moment? 1 वर्ड लिखना है. 1 वर्ड लिखना है इस आंसर का. What are you feeling at the moment? That's my question. जो आप फील कर रहे हैं वो वहां लिखिए. लिख लिया? 1 वर्ड. अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा सवाल है कि why are you feeling like that? Why are you feeling like that? उसकी मुझे 2 से 3 लाइंस आप लिख कर देंगे कि why are you feeling like that? Whatever you're feeling, why are you feeling like that? और मैं ये पढ़ने के लिए खुद आपके पास आ रहा हूँ. Start writing, fellows, please. Not more than 1.5 line, by 1.5 line, 2 lines, 3 lines, not more than that. Now, can you please share it to the fellows sitting behind you? Okay, stand up. No. Stand up like this and share. Come on, please. कितने अच्छे और समझदार हैं आप लोग, अगर छुट्टी ना किया करें तो. कितने अच्छे. और माशाल्लाह देखिए, द बेस्ट थिंग दैट आई नोटिस सो फार, अभी तक जो मुझे, आप लोग चूँकि आप मुख्तलिफ इदारों से जुड़े हैं और आम इदारे नहीं जिनसे आप जुड़े हैं, बड़े बड़े इदारों से जुड़े हैं. और मैं जब भी आपके पास आता हूँ, आपने देखा होगा मैं उर्दू में बात करता हूँ और सिखा अंग्रेज़ी रहा होता हूँ. यू माइट हैव नोटिस दैट थिंग. चूँकि मैंने जिनको सिखानी है मैं उन्हें नहीं बोलने दे रहा उर्दू में. मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है, जो मैं आपसे आज भी अर्ज़ करूँगा और हमेशा से करता रहूँ, कि आप तक मेथड्स जाएँ. अभी ये जो आपके लिए तो वो एक लफ्ज़ था जो आपने लिखा है और इसकी वजाहत भी कहीं, मेरे लिए वो एक लफ्ज़ नहीं था. आपको किसी के साथ जोड़ना था, ये जुड़े हुए का एहसास दिलाना था. और जब मैं इधर आया तो मैं लोगों से सुन रहा था तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था इस बात का कि लोग कितना जुड़े हुए हैं, लोग कितना चीज़ों को फील करते हैं.
और मैं आपके आगे आके धांसू किस्म का को 50-70 मिनट का लेक्चर दे दूंगा, आपको एहसास नहीं है, आपके अंदर एहसास कैसे पैदा करें, ये करें वो करें, आप शायद कनेक्ट ही ना होते। तो जो मेथड यहाँ मैं आपके साथ लगाता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे आपकी मुलाकात का इंतज़ाम हो, और वो 2-4 ऐसे जुमले बोलने के बाद जब आपको आपके हवाले करता हूँ तो फिर आप अपने आप को किसी और के हवाले नहीं होने देते, आप फिर जुड़ जाते हैं अपने साथ। अभी मुझे 2-4 ऐसे लफ्ज़ मैंने सुने थे जिस पर मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर क्यूरोसिटी आ गई थी, मैंने ख़ासतर उन्हीं पे जाके मिला हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से क्या सुनने को मिलेगा, और बफज़ल ताला जब मैं उनके पास गया तो मुझे वही सुनने को मिला विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, कुछ लोग थे जो सोचने पे यकीन नहीं रखते, वो साथ वाले की सोच पर बड़ा एतबार करते। जैसे अगर साथ वाले ने लिख दिया बेटर, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो ये देखते साथ वाले ने लिखा क्या है, तो उन्हें बेटर लिख दिया। और जब उन्हें बताना पड़ा कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, तो उन्हें वो भी देखना पड़ा कि साथ वाला ऐसा क्यों फील कर रहा है। बात पहुंच रही है ना मेरी? तो उसके नतायज साहब क्या निकलेंगे? उसके नतायज यही निकलेंगे कि वो यहाँ हैं तो सही, लेकिन वो यहाँ नहीं है, और उसके नतायज हम सब के सामने निकल कर आ गए। तो मैं एक चीज़ और आपके साथ ये क्यों करता हूँ, क्योंकि आप बेहतर इदारों से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद का काम ही ये है, या तो ये ना करा रहे हैं, ये तो ज़रूरी है जो करा रहे हैं, लेकिन इसी को कराते हुए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है तो क्यों ना हम उसके ऊपर काम करें। है मैं क्लियर? अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मुझे 100 वर्ड्स का एक प्लान लिख कर देंगे, एक प्लान जिसमें आप लोग अपने से जुड़े लोगों को केयरफुली सुनेंगे। Am I clear? How would you listen carefully? आप अपने लोगों को कैसे केयरफुली सुनेंगे? बट यू वुड बी राइटिंग, कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? जनाबे वाला। तो अब क्या हो जाएगा? राइटिंग वाली एक्टिविटी। Am I clear? और 100 वर्ड्स लिखने के लिए 5 मिनट 7 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। And your time starts now, my dear fellows. Now, discuss it with the fellow sitting next to you. Is it workable? Is it workable? Am I clear? Ask this question from the fellow sitting next to you. Is it workable? क्या ये काबिल अमल है? इस पे अमल हो सकता है? साथ वाले को दिखा के पूछिए ना उससे। Yes, done, fellas? Yes, sir. Do you think it's workable? Yes, sir. That is wonderful. Now tell me, what was the purpose of this activity? Writing. Obviously a skill was involved. What else? What we have learned and going to implement. Yes. What else? Thinking strategies. Thinking strategies, of course. What else? How we are applicable. Oh yeah, that's wonderful. That is great. Implementation. Yes. What we grasp from the first point. Yes. Yes. How are we going to improve our past experiences? Good shot. Very good. Yes. Response. Yes, it was response to. Action building. Yeah. Think about how we can be a good listener, like to listen. Apart from our opinion, we get to know others' opinion as well, how we can improve our listening skills. Yeah. To see the practical side of listening. Yes. Wonderful. Wonderful. मेरे अहमियत बताने से चीज़ें उस तरह से वाज़े नहीं होंगी जितना आपके महसूस करने से होंगी। कैसा है? मैं 1000 जुमले ले आऊं, कई कहानी आपको सुना दूं, उनका साफ वो असर नहीं होगा जो आपकी फीलिंग्स आपके साथ कनेक्टिविटी के साथ होती है। मेरा मकसद दावत देना है, हिदायत तो मेरे अल्लाह की तरफ से मिल रही है। मेरा मकसद दावत फ़िक्र देना है, और मैं आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। अंग्रेज़ी तो आप कर ही रहे, लिख भी माशाल्लाह उसी में रहे, पढ़ने को भी वही दे दी, बोलने के लिए भी वही कह रहा हूँ। और जिस घड़ी आप अंग्रेज़ी साथ वाले की सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं ना,
और ये इस वक्त भी तजुर्बा हो रहा है कि आप कैसे सुन रहे हैं, है जी। अब जिसने ये समझ लिया कि एक्टिव लिसनिंग ये होती है, अब साथ वालों से बताएगा कि जब मैं तुम्हें सुना रहा था या सुना रही थी तो तुम इस मेयार पर पूरे उतर रहे थे कि नहीं उतर रहे थे। पूछिए तो ज़रा साथ वाले से। नेक्स्ट इज यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। अब देखिए, आजकल का तो मुझे नहीं पता, पहले तो ये हुआ करता था कि जब लड़के वाले रिश्ता देखने जाते थे लड़की वालों के यहाँ, तो वो क्या करते थे, यहाँ से जिनके अपने किचन साफ़ नहीं होते थे वो दूसरों के किचन देखने जाती थी कि किचन साफ़ है कि नहीं है, वॉशरूम साफ़ है कि नहीं है। और ज़ाहिर है उस दिन तो सेट लगा हुआ होता है ना, को देखने आ रहे हैं तो सब कुछ स्पेक एंड स्पैन होता है, स्पेक एंड स्पैन इन ऑर्डर होता है। वो थोड़ी देर का होता है सारा सिलसिला जो भी होता है। तो वो क्या होता है, वो सब नॉन वर्बल होता है ना। अच्छा, आप घर में गए हैं और आपने घर में जाते हुए अगर आपको पता है कि आपकी वालिदा इस बात में दिलचस्पी रखती हैं कि आप घर में आएंगे तो आपको काम कहा जाएगा, तो आप नॉन वर्बल क्यू देते हैं घर दाखिल होते हुए। जैसे अब बहुत ही थक गए, आज बहुत टायरिंग डे था, ये सब के सब का आपने क्या दिया, नॉन वर्बली कम्युनिकेट किया आपने कि यू आर टायर्ड। मैं क्लियर? और जिन उम्रों में आप हैं इन उम्रों में थकान नहीं होती, यकीन मानिए नहीं होती। पहले शायद नहीं होती थी, अब तो बड़ा सोचना भी बहुत कुछ पड़ता है, फिर निबाह भी बड़े हैं जो करने होते हैं, वो थका देता है इंसान को। तो जो ही आप घर जाते हैं थके हुए, है जी, तो वो नॉन वर्बली आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप अपने कमरे के अंदर गए हो और आपका कमरा अगर उलझा हुआ है, कुछ इधर पड़ा है कुछ उधर पड़ा है, जो सवेरे जैसा छोड़ के गए थे, तो वो क्या है, नॉन वर्बल है। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी कबर्ड का चक्कर तो लगा के आइए ज़रा, जाइए जाइए, साफ है तो अच्छी बात है, देख कर तो आइए। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकंड्स, कम ऑन प्लीज, योर कबर्ड। बोलना नहीं है, देखना है। ओपन प्लीज। यू माइट हैव नोटिस्ड, अगर आपको लगा आपकी खबर ठीक नहीं थी तो आंखें बंद करके उसे ठीक करके आइए। कम ऑन प्लीज, कीजिए कीजिए। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। यू नो, वन फील्स रिलीव्ड, बड़ा अच्छा लगता है अगर साफ़ सुथरी चीज़ें हों। और ये सब का सब क्या है, नॉन वर्बल है। आप जब किसी ऑफिस में जॉब करने के लिए जाएंगे तो बॉस के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि बॉस आज उसका मूड ऑफ है। अब उसके लबो लहजे से कम उसके चेहरे से ज़्यादा लग रहा होता है। वालदा का मूड ऑफ है, पता लग जाता है। वालिद साहब का मूड ऑफ है, पता चल जाता है। वो ना भी बोल रहे हों तो वो कौन से क्यूज़ होते हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं। अच्छा, आप लोग देखिए, ये बच्चे जिस दिन ज़रा को अच्छे लग रहे हों, किसी भी दिन लग सकता है इंसान, तो जिस दिन ज़रा को अच्छे लग रहे हो तो इर्द गिर्द वाले लोग कहते हैं खैर तो है। यानी अच्छा लगने के लिए खैर का होना ज़रूरी है। तो वो भी कौन सा क्यू आता है, नॉन वर्बल क्यू आता है। तो आपकी हमारे ज़िंदगी में नॉन वर्बल क्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। बाहर की दुनिया में मुस्कुराहट एक बहुत बड़ा नॉन वर्बल क्यू है, जिसका एक ही मतलब है कि हम भी नेमत पर खुश हैं और आप भी नेमत पर खुश हों, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप सिर्फ अपने जैसे लोगों को देखकर मुस्कुरा सकते हैं। यानी लड़कियाँ सिर्फ लड़कियों को देखकर मुस्कुराएं और लड़के सिर्फ लड़कों को देखकर मुस्कुराएं। जब आप मुस्कुराएंगे तो यकीन मानिए, बाहर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको रास्ते में अनजान लोग मिलेंगे, आपकी नज़र अगर उनकी नज़र से मिल गई, उनके चेहरे पर पड़ गई, वो हल्का सा स्माइल कर देंगे, आप स्माइल कर देंगे और आगे आप चले जाएंगे। और हमारे यहाँ तो अस्सलाम वालेकुम हम कह सकते हैं, वो तो और भी ज़्यादा शानदार बात है कि आप सलाम करें, सलामती भेजें, सलामती लें और मुस्कुराएं। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप किसी को देखें ऐसा जो थका हारा जा रहा है, ऐसा आप उसके साथ सामने जाकर सलाम करके उसे कहें गज़ब के लग रहे हो, क़यामत ढा रहे हो, कमाल के लग रहे हो, यकीन मानिए थोड़ी देर के अंदर उसके अंदर वो एनर्जी आएगी कि वो कनेक्ट हो जाएगा। ये करके देखिए आप, मैं तो बहुत ज़्यादा ये करता हूँ, एंड वन हैज़ टू डू दैट। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किसी की तारीफ़ कर दें, उससे फ़र्क पड़ता है। और ये सब ज़्यादातर किस में आता है, नॉन वर्बल क्यूज़ में। आपके यहाँ किसी ने आके चाय रखी, आपने चाय को देखा और मुस्कुरा दिया, है नहीं? और अगर पीने के बाद बुरी लगी तो इधर मुंह करके मुंह कड़वा कर ये क्या बनाया है तुमने। तो दीज आर ऑल नॉन वर्बल क्यूज़। अब आप इसको पढ़िए, नॉन वर्बल क्यूज़ को यहाँ कैसे समझाया गया। प्लीज़ रीड इट। डन, सिंपल। एक्सप्लेन इट टू द फेलो सिटिंग नेक्स्ट टू यू। कम ऑन प्लीज, but in English only. Thank you. Thank you very much. Now get back to things again, the language.
आपको जब मैंने कहा कि आपको कहानी सुनाइए शुरू में, तो उसमें कौन सा टेंस था इस्तेमाल हो रहा? सिंपल पास्ट, क्योंकि कहानी पास्ट में चल रही थी। अभी आप शेयर करने जाते हो तो टेंस का थोड़ा मिक्सचर आ जाता है, आप उसे करने लगते हैं। अभी जो आपने तहरीर लिखी थी, जो भी मैंने आपको लिखने के लिए कही थी, प्रॉब्लम नॉर्मली क्या होता है, व्हेनेवर यू राइट, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है जब आप लिखते हैं। यानी आपने सब्जेक्ट जो लगाया था और जो वर्ब लगाया था वो आपस में एग्री नहीं कर रहे होते। आप इसको बहुत ही सिंपलर लेवल पर अगर आप लें, तो मिसाल के तौर पर अगर आपने लिख दिया ही स्पीक, तो क्या होगा? स्पीक लिखकर, और इधर ही था तो हमें पता चला कि ही के साथ तो स्पीक नहीं लगता, ही के साथ क्या लगता है? स्पीक्स लगता है। तो आप क्या करेंगे? स्पीक को गोलदारा लगाकर ही को गोलदारा लगाएंगे और यूं उसका आपस में ताल्लुक जोड़ेंगे, और फिर जाकर आप एस लगाएंगे कि ये मेरा गलत था, मैंने इसको ठीक किया। बात समझ आई है ना? तो अब आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, अपनी ही तहरीर को पढ़ के जहां जहां वर्ब्स हैं उनको ज़रा गोलदारा लगाइए। जी जनाब, अगर वर्ब्स को गोलदारा लग चुका है तो अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा था उसको गोलदारा लगाइए। जो इस वर्ब का सब्जेक्ट था उसे गोलदारा लगाइए। अब ज़रा चेक कीजिए कि क्या आपका वर्ब सब्जेक्ट बराबर जा रहे थे, अगर नहीं थे तो उनको ठीक कीजिए। हो गया? कितनी गलतियां निकली? फिर मुझे सुनवाइए, जो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी बोलिए। आपने कहा ना कोई नहीं, आप बोलिए, आप ही बोलिए। आपने कहा ना कोई नहीं, बोलिए। सुनते हैं फिक्रे इनके, ध्यान से सुनिएगा। जी फरमाइए। नहीं, दोबारा बोलिएगा। आई विल शेयर के बब से बाद क्या बोला था आपने? आई यूज के पहले स्पेलिंग बताएगा। अच्छा जी, आगे चलिए। अच्छा जी, हाँ, द वे शी ट्रीट्स मी इज वेरी कंफर्टिंग। और अगर द वे शी ट्रीटेड मी वॉज वेरी, तो बात समझ आ सकती है। डिड यू गेट दैट डियर? गुड गर्ल। जी, लड़कों में से कोई? चलिए मैं इसको रुकता हूं और आपसे पूछता हूं कि इस एक्टिविटी का क्या पर्पस था और इससे आपको सीखने को क्या मिला? यस, बहुत सी ऐसी गलतियां होंगी जो आप खुद निकाल सकते हैं, लेकिन आपने निकालनी गलती कैसे है? वर्ब को जाके दायरे लगाएं, सब्जेक्ट के साथ मिलाएं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी हद तक उनके ठीक होने का इम्कान होगा। जी जनाब वाला, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, थर्ड हमारा जो है। अब इसके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट रिलेशंस। ये आपके जो रिलेशंस होते हैं, यहाँ पर है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। यू मार हैव हर्ड दैट, आपने ये कई दफ़ा सुना होगा कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं और उनके दरमियान गलत फहमी पैदा होती है, तो दोनों एक जुमला दोहराते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। आप सुनो तो, आप समझो तो, देखो ऐसी बात नहीं है। आप पता नहीं कौन सा मतलब निकाल लेते हो, आपने पता नहीं क्या मतलब निकाल लिया है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा होता है? कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि a private conversation with a single colleague requires a different sort of communication style than presentation for a whole company. whole company की जब हम बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है यहाँ पर कि आप जब आपस में बैठे बात कर रहे हैं और जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बड़ा फ़र्क होता है साहब, इंडिविजुअल लेवल पर। So know how to structure your language, what volume level to use and the appropriate ratio of talking to listening for this. अब यहाँ पर हम एक लम्हे को अगर गौर करें तो आपने साथ वाले से शेयर करनी है कोई स्टोरी जिसमें कॉन्टेक्स्ट की वजह से प्रॉब्लम्स आए थे। अब मैं आपसे के साथ पहले मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, पता नहीं पिछले मेरे सेशंस में आपसे की या नहीं की। एम्बुलेंस वाली स्टोरी मैंने शेयर की थी आपसे, सुनिएगा। एक साहब का घर था और उस घर के बिल्कुल करीब एक पंक्चर की दुकान थी। पंक्चर जहाँ लगते हैं वो मुत्तसिल थे, मुत्तसिल एडजेसेंट, साथ साथ। एक दिन सुबह के वक्त कोई 9:30 के करीब
एम्बुलेंस आकर लगी पंक्चर लगवाने के लिए, और उसका पिछला टायर पंक्चर था, तो वो खड़ी ऐसे हुई कि आधी घर के आगे थी और आधी दुकान के साथ थी। अब अगर मैं यहीं रोक दूं अपनी इस कहानी को, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि नतायज क्या क्या निकल सकते हैं इसके। अभी मैंने बात पूरी नहीं की। आधी घर के आगे थी, आधी वहां पर थी। वहां से कोई एक रिश्तेदार गुजरा जो इस बात में तो दिलचस्पी रखता था कि इनके यहां खैर हो, लेकिन इस बात में नहीं दिलचस्पी रखता था कि बेल दे के पता करें। उसने फौरन फोन किया उस घर के साहब को जो कहीं ऑफिस में थे कि खैर तो है, तुम्हारे घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, बात पहुंच रही है। अब उसने फोन किया, पहले तो नहीं, आजकल औरतें हस्बैंड को भेज के सो जाती है, वो सोई हुई थी, वो फोन ना उठाए, हस्बैंड फोन पे फोन कर रहा है, परेशान है जी। अब वो जहां भी था वहां से वो आया, क्या देखने के लिए कि एम्बुलेंस मेरे घर में खड़ी है। तो क्या, तो जब वहां पहुंचा तो सारे सूरत हाल मुख्तलिफ थे। अब इस कहानी के और भी कई पहलू हैं, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास उतना है, तो यहां पर देखिए कि जो गुजरा था उसका कॉन्टेक्स्ट और था, जब कॉल गई तो कॉन्टेक्स्ट, और जो अंदर सोया वो उसे पता ही नहीं, जो पंक्चर वाला है उसे भी नहीं पता क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट और है, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर उसको भी नहीं पता, हो सकता है कहीं बैठा चाय वाय पी रहा। हर बंदा अपने कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख सकता है। इसी तरह आपके रिश्तों में भी कई गलतफहमियां कई दफ़ा पैदा हुई होंगी, ये हो ही नहीं सकता ना हो, है जी। तो आपने साथ वालों के साथ ऐसी कोई कहानी शेयर करनी है जिसमें कभी कोई गलतफहमी हुई थी और उसकी बुनियादी वजह कॉन्टेक्स्ट था, यानी जिस हवाले से बात हो रही थी। और ये आप कैसे शेयर करेंगे? आप 3-3 लोग खड़े हो जाएंगे और यूं ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे कॉन्टेक्स्ट। कम ऑन प्लीज स्टैंड अप एंड डू दैट जनाब, थैंक यू। अच्छा, अब ये है कि ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में मसलन मैंने अगर आपको कहा अब ये पढ़ लें, अब ये पढ़ लें, और जो लोग इस सारे को पढ़ के बैठे होंगे उनको कहते हैं ज़्यादा सियाणे। समझ रहे बात को? अच्छा, वो क्या करेंगे? वो उससे उस तरह सीख नहीं सकेंगे, क्योंकि यके बाद दीगरे का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, कनेक्टिविटी है, ताल्लुक है, उस एतबार से देखना। अब इसके बाद देखिए, बड़ा खूबसूरत टॉप टाइटल है, वो क्या है? अलाउ साइलेंस, खामोशी की इजाज़त देना। ये क्या है जनाब? ये कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेटर के यहाँ ये बात पाई जाती है। साइलेंस इन अ कन्वर्सेशन कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है। अलाउ नेचुरल साइलेंस टू अकर व्हेन टॉकिंग विद अ क्लाइंट और कलीग। कलीग के साथ बात कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, तो रुकें। साइलेंस का होना ज़रूरी है। काहे को? दिस एंश्योर्स, ये क्या इंश्योर करता है जनाब? They have time to speak or respond and gives you time to process new information and formulate a clear response or a new idea. क्या हमारे यहाँ ऐसा नॉर्मली हमने तो क्या छड़िया है जी, अगले ने सुन छड़िया, दोमा ने छड़िया है। आप जब बात करते हो तो आपने अपनी बात को मुकम्मल करना होता है, वो डब्ल्यू फैमिली के साथ आप करते हैं। आप जब बात सुनते हैं और बात करते हैं, दोनों में अगर आप खामोशी का मतलब क्या है कि आप मौका फराहम कर रहे हैं थॉट प्रोसेस का, और अगर आप जल्दी अपनी बात कर लोगे या जल्दी कोई बात आपको सुना देगा तो दोनों के नुकसानात होते हैं, क्योंकि प्रोसेस नहीं हो सकता। अभी क्या हुआ, हमने ये 2-3 हेडिंग्स पढ़ी हैं। ये जो 2-3 हेडिंग्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, आपको पहली फुर्सत में समझ आ गई होंगी। वो अंग्रेज़ी मुश्किल नहीं लिखी हुई, चूँकि कम्युनिकेशन वाली अंग्रेज़ी है ये, जो एकेडमिक कम्युनिकेशन। अब आपको समझ आ गया। उसके बावजूद मैं जो हर हेडिंग के ऊपर प्रोसेस करवा रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? दैट्स माय क्वेश्चन जी।
मैं जो हर हेडिंग के ऊपर एक प्रोसेस करवा रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए? जो पढ़ा है how to implement these skills. हाउ टू इम्प्लीमेंट दी स्किल्स, और You want to experience these activities. आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस. ओके फाइन. So implementing what we are learning. जनाबे वाला Practical application. जी कहिए. नो, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक उर्दू. व्हाट? Knowledge increment. Obviously it increases knowledge. What else? अच्छा चले हम यूँ कर 14 निकात हुआ करते थे. Yes, sir. कायद आज़म के 14 निकात. अगर 14 निकात को हम इस तरह प्रोसेस करके समझते, क्या हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती. एक है सल्तनत मुगलिया के ज़वाल के असबाब. एक सवाल होता था, मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब, हमने उनको भी याद किया हुआ है. अब अगर वो मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब हम पढ़ लेते प्रोसेस करके, और कुछ होता ना होता, अपने ख़ानदान को हम ज़वाल नहीं आने देते. मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब, उसमें सबसे पहला शायद ज़वाल का सबब था ना अहल जानशीन. क्या था? यानी जो उनकी जगह पर जिन्होंने आना था जानशीन थे, उनमें अहलियत ही नहीं थी, काबिलियत ही नहीं थी. है जी. वो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे. अगर वो पॉइंट्स हमने पढ़े और समझे होते तो प्रॉब्लम नहीं होना था. आपको जब कोई हैंडआउट पकड़ा देता है कि पढ़ लेना, तो आप कहते शायद पढ़ लेना कहा है नहीं? है नहीं? वो तो कहते हैं पढ़ लेना, इसको ना समझने के लिए पढ़ लेना. अब मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि आप इसे समझने के लिए पढ़ें, और समझने के लिए पढ़े. एक दफ़ा मैं उसे पढ़ लेता हूं, और पहले वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आपसे पढ़वाया, और फिर आपसे कहा कि साथ वाले के साथ उसके ऊपर डिस्कस कीजिए. उसको आप शेयर कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस. इस्लामा साहब ने कहा कि आप हमें एक्सपीरियंस करवा रहे हैं. तो अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी. तो लर्निंग नाम ही एक्सपीरियंस का है. आप अपने बहन भाइयों को जब वो पढ़ने बैठें तो आप उन्हें बताएं कि इसको एक्सपीरियंस करें. वो उन्हें कभी याद नहीं करना पड़ेगा, और हमें याद क्यों करना पड़े? क्योंकि हमने तो उसे कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं. तो जिस घड़ी आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर आपको क्या होता है, पेपर से पहले उसको एक बार फेरा देना करना पड़ता. वो क्यों करना पड़ता? क्योंकि आपने उसे एक्सपीरियंस. मुताला पाकिस्तान हो, 9th 10th में पढ़ा हो, तो उसका मतलब कि पाकिस्तान का मुताला. ऐसा ही है ना? कितनों को याद होगा? क्यों? अगेन वही बात. आज आप लोग जो काम कर रहे हैं वो तो सारा प्रैक्टिकल है. जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो जो डिग्रीज में आप लोग हैं, अगर आप उनके हैंडआउट्स को इस तरह पढ़ते हो, वो तो कभी नहीं भूलेगा. और अगर आप उसे इस तरह नहीं पढ़ोगे, वो कभी याद ही नहीं होगा. और ऐसी ज़बरदस्त किताबें MBA में हम लोग देखते, इतनी मोटी मोटी शानदार तहकीक वाली किताबें, उसमें से भी मास्टर साहब क्या कहते थे, ए चैप्टर छाड़ दो, एला भी छाड़ दो, और इस चैप्टर के सफ़ा नंबर फलां के पैराग्राफ फलां की 4 लाइन है पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो. यानी दरियाफ्त मैंने करना था, और मेरे लिए कर कोई और रहा है. जब आप दरियाफ्त नहीं करोगे और दरियाफ्त के अमल का हिस्सा नहीं बनोगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो आपके हमारे सामने हो रहा है. फिर आपसे कोई भलाई की तवक्को की तो नहीं जा सकती, क्योंकि आपका भला हो ही नहीं रहा कि आप भला करेंगे. साथ वाले की तरह मुंह करके कहिए, वाकई हमारा भला नहीं हो रहा कि हम भला कर सकें. कहिए साथ वाले को, है? समझ रहा? तो जो तो इसको इस तर्ज पर पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ने का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ व्हाटएवर यू हैव लर्नड सो फार. जो आपने पढ़ा है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, और जिस घड़ी में अंदाजा होगा आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी. है जी? तो हम उसका कर सकते हैं उसको. अब नेक्स्ट में आइएगा, एम्प्लॉय एक्शन वर्ब्स. इसको जरा पढ़िए और फिर साथ वाले के साथ शेयर कीजिए. जी, अब जैसा कि आप किसी को कहते हैं डिफाइन, किसी को कहते हैं इलेबोरेट, है जी, किसी को कहते हैं एनलिस्ट. ये सब क्या है? स्पेसिफिक एक्शन वर्ब्स.
जब एक्शन वर्ब्स आप लेकर आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो दावत होती है किस चीज़ की, कि आपने एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, यानी इम्प्लीमेंट करना है उसको, एप्लीकेशन उसकी करनी। बड़ा अहम सवाल, आपने यू माइट हैव नोटिस दैट मैनी अ टाइम्स, आप जब फ़ोन के ऊपर किसी को ऑर्डर करें, जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं या फूड पैंडा को कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं, आप जब सारी बात उन्हें बता चुकते हैं, वो रुक के फिर आपसे क्या कहते हैं, आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, जो आपने ऑर्डर दिया था एक दफ़ा सुन लें। बिल्कुल उसी तर्ज पर आप लोग जब कहीं दोस्तों को दावत देते हैं और वहाँ जाकर किसी होटल में बैठे हैं, वो एक छोटी सी नोटबुक लेके आ जाता है, टैब भी लेकर आता है, वो आपसे ऑर्डर लेता है, और जब वो अपना ऑर्डर मुकम्मल हो जाता है वो आपसे कहता है कि जनाब आपने यही ऑर्डर किया था, ये ना कि मैं पेप्सी ले, आप कहें मैं तो 7 अप कही सी, होता है। और ये सब वो क्यों पूछ रहे होते हैं? आस्क फॉर क्लैरिटी। आप अगर क्लैरिटी के लिए पूछते हैं तो आपको बार बार नहीं पूछना पड़ता। कहिए साथ वाले को, यू डोंट हैव टू आस्क। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग पता भी 10 लोगों से पूछते हैं, एक बंदे से खड़े होकर अच्छी तरह समझते नहीं। वो समझाने लगता है, हमें थोड़ी समझने लगती है, कहते हैं हाँ हाँ समझ आ गई, फिर आगे जाके फिर रोकते, पूछते हैं किसी और से, फिर किसी और से, फिर किसी और से। और अगर हम एक ही जगह खड़े होकर क्लैरिटी के लिए पूछ ले, सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। इस तरह उस्ताद के साथ भी हम सवाल क्लैरिटी के लिए नहीं करते, हम जिनसे बात करते हम क्लैरिटी के लिए नहीं करते, हम कहते बस कोई बात नहीं, जब हो देखें, जो होगा देखा जाएगा, बड़ा आम सा है हमारा। और फिर जब कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, फिर देखा जाता है, लेकिन वो होता आपका तमाशा है और वो दुनिया देखती है। एंड वन हैज़ टू बी मोर देन एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे टेक टाइम टू आस्क अदर पर्सन or people to rephrase their thoughts or expand on an idea if you need clarity. Asking questions shows the other party that you're listening to what they say and that you truly want to understand their perspective or ideas. Very simple. आप जब किसी कहते हैं आप ये कहना चाह रहे थे, तो इसका मतलब अगला कहेगा कि हाँ ये सुन रहा है तो कह रहा है, आप इससे मुझे ज़रा दूसरे लफ्ज़ों में बता देंगे, तो वो कहेगा हाँ ये समझने में दिलचस्पी रखता है, और आप उसे कहें हाँ हाँ समझ आ गई है। Am I clear? इसी सिचुएशन को सामने रखते हो साथ वाले को बताइए, कभी ऐसा हुआ आपने ना पूछा हो और उसके नतायज को अजीब से निकले हो, और कभी ऐसा हो कि आप पूछने को और अगले वैसे ही आपके पीछे पड़ गए। तो मैं ज़रा इनकी हेडिंग्स को थोड़ा सा बता के फिर हम आगे निकल जाते हैं, और आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके आएगा। इसके ऊपर एक सवाल पेपर एक मैं लूँगा आपसे, और ये जो अभी आपसे मैंने लिखवाया वो आप मुझे देंगे, चूँकि इसको मैं चेक करके नेक्स्ट में ले आऊँगा। उसके बाद है जनाब रिलेट टू द अदर पर्सन। अब देखिए बड़ा अहम मामला है ये, आप अगर रिलेट नहीं करते ना तो आप रिलेट ही नहीं करते, आपकी कोई बात क्यों सुनेगा। अब मैं आपको अगर वो रेफरेंसेस दूं जो आज से 30-35 बरस पुराने हैं, तो साहब आपको तो पता नहीं उनका। मैं अगर आपको वो मिसालें दूं जो आज की मिसालें हैं, तो हम रिलेट कर जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर जो लोग हिट होते हैं, एक तो जो हिट हो चुके होते हैं वो तो कुछ भी बोले वो हिट ही होता है, एक होते हैं जो हिट हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं, अगर तो कोई बात कहते हैं उसकी बात ना ऐसे दिल में जाके बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, उसको लोग सुनते हैं। और वो दिल में क्यों बैठ रही होती है, सिर्फ आवाज़ नहीं होती, हवाले उस दौर के होते हैं। आज आप बच्चे के साथ बात करते हुए उसे आज का हवाला देंगे तो वो आपके साथ जुड़ेगा ना, तो उसे रिलेट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अगर आप रिलेट नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। अब देखिए कुरान का जो एजाज़ है, जो मुज्जा है कुरान का, वो यही है, हर दौर में रिलेट करता है। इसीलिए उसकी मिसाल आप कभी भी दे सकते हैं, कहीं भी किसी भी हवाले से दे सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो रिलेट नहीं होती, इसीलिए वो समझ भी आता है अगर आप समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो। उसके बाद जनाब क्या है, परफॉर्म रिसर्च। और वाकई आप जब किसी मौजू पे बात करें, पता भी तो हो ना, कोई तहकीक भी तो हुई हो ना, कोई इल्म भी तो हो ना जो आप दे रहे हैं किसी को, ऐसे तो नहीं हवा में बातें करनी है। और डायरेक्ट द कन्वर्सेशन। अब यह है कि बार फोकस्ड होना, यह बड़ा अलमिया होता है कि आप एक मौजू पे गुफ्तगू करते हुए 20 और मौजू साथ छोड़ना शुरू कर दें कि उस पर भी बात कर लें, इस पर भी कर लें, उस पर भी कर लें। फिर वो क्या होता है,
वो इसी को तो कहते कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। वो फिर क्या होती है, इधर उधर की बातें होती हैं वो जो सामने आ जाती हैं, है नी। ये एक मुहावरा है, बड़ा इस्तेमाल होता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। यानी क्या है, कोई चीज़ आप बनाने जाते हैं, कोई इधर शायद कोई उधर के, वो फिर हॉच पॉच होता है ना, वो तो फिर सलाद ही होती है। अब देखिए रिलेट हुआ। अब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, रिलेट ही नहीं कर रहा था। जिस घड़ी मैंने कहा हॉच पॉच होगा, मैंने कहा सलाद ही होगी, उन्हें समझ आ गया, हाँ ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। हो सकता है उसमें वो भी आइटम हो जो हमने कभी नहीं डाला लेकिन आपने डाले हो आइटम। उसके बाद जनाबे वाला स्टोरी, स्टडी स्टोरी टेलिंग। आप अगर चाहते कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो तो आपको कहानी बतानी आनी चाहिए। अशफाक अहमद साहब बहुत अजीम राइटर गुजरे और उनके मुतालिक कहते यही लोग कि उन्हें कहानी लिखनी भी आती थी, कहानी बतानी भी आती थी। क्योंकि उन्हें कहानी बयान करनी आती थी, लोग दिलचस्पी लेते थे। वैसे तो बहुत बड़े फलसफी थे। रिलैक्स, अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि जो आप बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, आपको पता तो वो आप क्यों कर रहे हो, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स का आपको पता, आप उन्हें अचीव करेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स ही आपको क्लियर नहीं होंगे आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते। अब इस तरह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, मुझे क्लैरिटी थी कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि मैं आपको बताऊं इंटीग्रेटेड स्किल्स क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि आपने किस तरह चीज़ों में थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनना है, मैं आपको बताऊं रीडिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग में कैसे आएगा, लिसनिंग में कैसे आएगा। एक ही सफ़ा था और हम उस सफ़े के ऊपर कितना कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है। क्यों? बिकॉज आई वॉज क्लियर एट इट। बी कंसाइज, पहले होता था अब नहीं होता। पहले होता था, वो कहते गिट्ठा मार के पेपर चेक होंगे ने, इतनी शीटें भर दी, उतनी शीटें भर दी। अब देखिए इसके ऊपर साहब मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता है, मुझे पता है, मैडम को भी शायद पता हो, कुछ दो चार और लोगों ने बड़ों से सुन रखा हो, लेकिन आज गिट्ठे इनसे रिलेट कर रहा है, आपसे नहीं कर रहा। आपसे क्या है, टिक क्रॉस, वन लाइन का आंसर एंड दैट्स इट। पहले होता था पेपर देते हम सड़ रहे होते थे कि वो शीटें और ले रहे हैं, पता नहीं क्या लिखी जा रहा है वो, पता नहीं क्या है उसी के, और बाद में पता चलता है फेल वही हुआ है। तो ये हो गया आपका जनाब कंसाइज, यानी मुख्तसर जामे बात करनी, चूँकि टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह बार बार लोगों के सामने आप आके बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको फ़ायदा होता है। और उसके लिए एनवायरनमेंट के साथ जुड़, मैं पीटीवी के ऊपर मेरा पहला जब प्रोग्राम था तो वो मैं उसमें होस्ट के तौर पर मैंने अपना जो भी रोल प्ले करना था, तो मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे थोड़ा फील हो रहा हो कि यार कैसे ये सब ना। तो वहाँ पर वो म्यूज़िक का प्रोग्राम हो करता था, एक तबले वाला उठ के आया, मुझे कहने लगा शाह जी तुसी इंज करो कि ये जो है ना एनवायरनमेंट, आप इस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को, उसने तो अपनी ज़बान में जो बोला, आप इसके साथ अपने आप को ना ज़रा कंफर्ट लेवल आपका इसके साथ बनना चाहिए। मैंने कहा वो कैसे? कहते जैसे मैं वहाँ तबले वाला बैठा हूँ, मुझसे आकर आप बात करें, ये साथ एक और सारंगी वाला बैठा था उसके साथ आके बात करें, अच्छा ये जो 7 लोग बैठे इनको कहें आप यूँ होकर बैठें, आप इधर होकर बैठें, कैमरे वाले को जाकर पूछें मैं ठीक लग रहा हूँ, कौन से एंगल में खड़ा होना है। कहते थोड़ी देर के बाद सारे का सारा एनवायरनमेंट आपके साथ जुड़ जाएगा, आपको खौफ ही नहीं होगा। और मुझे मैंने उसका शुक्रिया अदा किया जब मैंने अच्छा प्रोग्राम कर लिया। फिर उसने मुझे ये बात की कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के अदाकार थे तलत हुसैन साहब, वो कहने लगे कि तलत हुसैन साहब कहते जब आए, कहते मैं तबला बजा रहा था तो मैंने नीचे मुँह करके तबला बजा रहा था, मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मुझे देख न ले। कहते उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा उठ के ना ज़रा चक्कर लगा लो ताकि तुम इस माहौल के साथ थोड़े। तो ये आपका भी होता है, आप लोग जब कहीं स्टेज पे आपको जाना हो, अगर उस स्टेज के आपने 2-4 चक्कर वैसे लगा लिए तो आपको वो स्टेज नया नहीं लगता, और आपको पहली दफ़ा चलना पड़े स्टेज की तरफ तो आपको एक एक कदम पे ऐसे लगता है जैसे आपका रिश्ता देखने को आया हुआ है। उसके बाद है कि चूज द राइट मोमेंट, चूज द राइट मोमेंट, सही वक्त पे बात करनी है। अब देखें मसलन पता चला कि वालिद साहब दिलचस्पी नहीं रखते कि बेटी पढ़े, और बेटी को बड़ी मुश्किल से माँ ने दाखिला उसका करवाया, अभी वो 4थी क्लास में बेटी है, और वो बाबा से कहती है मैं ना डॉक्टर बनूंगी।
बाबा कहेंगे तू अगले दिन नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो दिलचस्पी नहीं रखते। आज तो खैर माशाल्लाह बाबा ऐसे नहीं है, पहले कब वो जाने नहीं देंगे, उसको उस वक्त टाइम नहीं था ये बात करें, वो तो बच्चे उसे नहीं पता, इसलिए माँ बाप कहते हैं कि प्योनू ना दसी, प्योनू ना कहीं, क्यों वो कहते हैं कि उसे मिजाज का पता होता था। अब तो खैर माशाल्लाह से खुद अच्छा करते, जो बहुत अच्छी बात है। प्रायोरिटाइज एम्पैथी ओवर इमोशंस। एम्पैथी इमोशंस का मैं आपको ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कहानी सुनाई थी आपको कि हमें एम्पैथाइज करना सीखना है, सिंपैथाइज करना नहीं। और बात तब करें जब ज़रूरत हो, बात जब ज़रूरत, खाम खा मशवरा नहीं देना, तू इंज कर ले, तू इंज क्यों नहीं कर लेंदा, तो आगे से वो कहते तू चुप क्यों नहीं रह लेंदा। ज़रूरत क्या है कि आप किसी के पास भी जाकर उसे खाम खाई मशवरे दे जाएं, यू डोंट नीड टू। और खाम खा मशवरा देने की अहमियत कोई नहीं होती है। और क्या है, जो भी आप बात कर रहे हैं आगे जाकर उस बात को कनेक्ट करें उसके साथ, वो वैलिडेट भी होगी और लगेगा कि आप इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। और आपका जो भी रिएक्शन है, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना, किसी का कोई रिएक्शन है, किसी, अब भानुमती ने कुंभा जुड़ा पे एक रिएक्शन आया था वहाँ से, यानी इनका जो फेस बना, कहते क्या क्या कह रहे हैं आप, तो आपका जो भी रिएक्शन है उसे ओन करें, वो हैरानी का है, वो परेशानी का है, वो खुशी का है, वो गम का है, वो आपका रिएक्शन है, उसे ओन करें। और एक बात हमेशा जहन में रखें, आप फीलिंग्स से एग्री करना सीखें। यानी आई अंडरस्टैंड व्हाट यूर फीलिंग, आई नो व्हाट यूर फीलिंग, मुझे पता है आपको क्या फील हो रहा है। जब इस तरह की चीज़ें, जुमले आपकी ज़ात का हिस्सा बनते हैं तो आप लोगों का ख्याल रख सकते हैं। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर ही हर दौर में कामयाब रहा है। एम आई क्लियर? और साथ वाले की तरफ मुंह करके देखें, लेकिन कहिए, लेकिन सड़ा हुआ तो सड़ा हुआ होता। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।